हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रोफेशनल ग्रूमिंग सेशन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर a short but effective research proposal while you are hunting studentship or scholarship in a foreign university। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो आपके प्रपोजल का वो है आपका आइडिया। आइडिया वो चीज़ है जिस पर सारा प्रपोजल आपका बेस करता है। अगर आपका आइडिया साउंड है तो आपकी प्रेजेंटेशन काउंट करेगी, आपकी एफर्ट काउंट करेगी। अगर आइडिया साउंड नहीं है तो आप जितनी अच्छी मर्जी प्रेजेंटेशन, खूबसूरत लैंग्वेज, डायग्राम्स ऐड कर लें, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो अब आपने इतनी मेहनत हर चीज़ पे करनी है तो सबसे ज़्यादा टाइम जो आपने देना है वो अपने आइडिया को देना है। बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ PhD, यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट सब्जेक्ट और दैट आइडिया, योर होल लाइफ और योर होल फ्यूचर स्टडीज़ में डिपेंड ऑन दैट। तो इसके लिए एक अच्छा आइडिया लेने के लिए जब आपके माइंड में 2-4 आइडियाज़ आएँ तो आप 2-4 लोगों से, प्रोफेसर से जो आपके रेलिवेंट हैं, आपके यूनिवर्सिटी के टीचर्स, उनके साथ पहले डिस्कस करें, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस्ड, दे नो मच बेटर। डेफिनेटली दे विल शेयर समथिंग विच विल एड वैल्यू टू योर आइडिया। इसके अलावा 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जब आप अपना आइडिया ड्रा करने जा रहे हो। आपने उसके इम्पैक्ट को एनालाइज करना है, आपने उसका सोशल, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिकल और टेक्निकल इम्पैक्ट देखना है कि किस तरह से ये सोसाइटी को इम्पैक्ट करने जा रहा है। दूसरी चीज़, जिस प्रोफेसर को आप वो प्रपोज़ल सबमिट करने जा रहे हैं, आपने उसकी लैब का ट्रेंड देखना है, उसकी लैब की फैसिलिटीज़ देखनी है, उसकी लैब की उसकी एक्सपर्टीज़ देखनी है और उसका रिसर्च इंटरेस्ट देखना है। हो सकता है आपका आइडिया बहुत अच्छा हो और आप जिस प्रोफेसर को सेंड करने जा रहे हैं उसको उसमें इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि उसकी इंटरेस्ट और फोकस को तो भी आपने देखना है ना। तो इसलिए इन दोनों बातों का आपने ख्याल रखना है। ओके, अब दूसरी चीज़ है आपके जो आपका आइडिया है, व्हेन यू ट्रांसफ़र योर आइडिया इनटू द टाइटल ऑफ योर प्रपोजल। अब पहली चीज़ जो प्रोफेसर ने आपके प्रपोजल में देखनी है वो है टाइटल पढ़ना है उसने। तो टाइटल जब आप पहली बार लिखेंगे तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसके अंदर वो सारी चीज़ें जो आप करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं आप और कैसे करने जा रहे हैं, क्या बेनिफिट इससे होंगे और इसको क्यों करना है, इन सारी चीज़ों को आपने, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि स्टडीइंग द इम्पैक्ट ऑफ ABC on XYZ to enhance the efficiency or environmental sustainability or profitability or industrial application whatever। तो वो जो चीज़ें हैं ना वो सारी आपने एक लंबा 3-4-5 लाइनें, जितने मर्जी लंबी लाइनें हो जाएं, अपने पहला टाइटल आपका लॉन्ग हो सकता है। उसके बाद आप जब प्रपोजल लिख लेंगे पूरा तो टिल देन आपके माइंड मज़ीद क्लियर होता जाएगा और आप उसको फिर कंसाइज और क्लियर कर सकते हैं। ट्राई टू मेक इट टू लाइन्स, नॉट मोर देन 2। कोशिश करें 2 लाइन्स में उसको एडजस्ट कर लें मैक्सिमम। अगर 1 लाइन है तो बेस्ट है। इट शुड बी कन्विंसिंग, इट शुड बी कन्वेइंग द होल स्टोरी। ये टाइटल की खास बात है। दूसरी चीज़ जो आपके प्रपोजल का पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सॉरी, वो है इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। in my opinion, introduction and background should have 3 different paragraphs। पहला पैराग्राफ जो है आपका should not be more than 250 words। if it is 260 it's okay, but आपने 300 की लाइन क्रॉस नहीं करनी। इसको आपने छोटा पैरा रखना है। इस पैरे में लिखना क्या है? इस पैरे में आपने सोशल, इकोनॉमिकल और पॉपुलेशन, कंट्री की डिमांड्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि देखिए, चाइना की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बहुत सारे मुल्कों की बात करें, ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो आप कह रहे हैं, देखें एग्रीकल्चर के जैसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं, प्लांट साइंसेस के, तो आप फूड से रिलेट कर सकते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड डिमांड बढ़ रही है। एनर्जी को भी इससे रिलेट किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी पॉपुलेशन के बढ़ने से बढ़ रहे हैं। डिजीज़ है, उसके नंबर बढ़ रहा है। तो आपने यहाँ से शुरू करना है कि ये चीज़ जो है ऐसे है और इसकी ये डिमांड है और इसके लिए ऐसे है और इसका इतने मिलियन बिलियन डॉलर्स इसका जो है वो लॉसेस इसकी वजह से हो रहे हैं, या इतने मिलियन डॉलर्स इस डिज़ीज़ को कवर करने के लिए हम खर्च करते हैं। पेट्रोल फॉर एग्जांपल के इतने बिलियन डॉलर इस पर लगाए जाते हैं। एनवायरनमेंट जो है, इससे ये हेल्थ प्रॉब्लम हो रहे हैं जिससे इतनी बड़ी ह्यूज नंबर पॉपुलेशन का अफेक्ट हो रहा है। मीन्स ये आपने प्रॉब्लम बताना है अगले बंदे को, रीडर को, आसान अल्फाज में। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है, आपने उसको बताना है कि आप इसकी सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल और जो पॉपुलेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन है, राइट। तो आपने पहले पैराग्राफ में ये बताना है। दूसरे पैराग्राफ में आपने डिस्कस करनी है लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लोगों ने रिसर्च की है। 7, 8, 10
अच्छे जर्नल्स के टॉप रैंक पेपर से आपने ये इन्फॉर्मेशन लेनी है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट इस काम में क्या हुई है। यहाँ आपने कोई इन्फॉर्मेशन हाइड नहीं करनी, आपने कोई झूठ नहीं बोलना कि अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए आप गलत इन्फॉर्मेशन दें, आपने एग्जैक्ट ट्रू इन्फॉर्मेशन देनी है। इट्स नॉट अबाउट दैट प्रोफेसर, इट्स अबाउट यू, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो आपने बिल्कुल ऑनेस्ट होकर बेहतरीन कंडीशंस को सामने रखते हुए अपना जो है प्रपोजल प्रिपेयर करना है। तो आपने बताना है ये पैराग्राफ आपका 400, 500, 550, 700 वर्ड्स का हो सकता है, लेकिन इट शुड बी वन पैराग्राफ। तो इसमें आपने बताना लेटेस्ट डेवलपमेंट इसके अंदर ये हो चुकी है पैराग्राफ के पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में आपने बताना है कि इस डेवलपमेंट के बाद ये ऑप्शंस सामने आए हैं जो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए लोगों ने ये टेक्नोलॉजीज़ ये टेक्निक्स डेवलप की हैं। ओके, उसके बाद आपने वो वाली टेक्निक को पिक कर लेना जिस पर आप फोकस करने जा रहे हैं अगले पैरा में। तो यहाँ आपने बताना है कि इनमें से ये वाली जो है बेहतर है और इसकी ये खूबियाँ हैं, इसका दूसरों के ऊपर ये एडवांटेज है, इसलिए अगर हम इस पर काम करें तो हम ज़्यादा जो है ना बेहतर तौर पर वो टारगेट्स अचीव कर सकते हैं, राइट। अब आपका तीसरा पैराग्राफ, तीसरे पैरा में आपने स्टार्ट करना है कि दिस स्टडी और दिस प्रपोजल इज़ मेंट और दिस प्रपोजल इज़ एम्ड एट, ये आपने वो जो पीछे मैंने बताया तो आपने उसको बताना शुरू कर देना कि ये मेरा प्रपोजल है और इसमें हमारा ख्याल है कि ऐसे अगर किया जाए तो इस प्रॉब्लम को ऐसे एड्रेस किया जा सकता है। ये भी 150-200 वर्ड्स हो सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ी सी टेक्निक्स का जिक्र कर सकते हैं, थोड़ा सा मेथड्स का जिक्र कर सकते हैं। मेथड एज ए डिफरेंट थिंग, टेक्निक्स जो अप्रोच है जो आप अप्लाई करेंगे यहाँ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उसका आप जिक्र कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपका ये जो इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड है ये 1.5 पेज से आगे ना बढ़े, राइट। 12 फॉन्ट साइज टाइम्स न्यू रोमन में आपने इसको लिखना है। ओके, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड डन। उसके बाद आपने आ जाना प्लान ऑफ वर्क पे। देखें, प्लान ऑफ वर्क इज़ डिफरेंट दैन मेथड्स। ये जो शॉर्ट प्रपोजल आप यहाँ लिखने जा रहे हैं इसमें कोई मेथड्स बताने की ज़रूरत नहीं है। टेक्निक, अप्रोच, वे फॉरवर्ड, कैसे करना है आपने, मतलब आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, ये आपका प्लान है। तो ये स्टेप वाइज होगा। आपने अपने माइंड में अपने आइडिया को एक्सटेंड कर लेना है ओवर 3 ईयर्स कि इन 3 साल का ये प्लान। तो पहले हमने क्या करना है, यानी फॉर एग्जांपल आपका हो सकता है कि हम डेटा कलेक्शन करेंगे, या आप कह सकते हैं कि हम सैम्पलिंग करेंगे, सैम्पल कलेक्ट करेंगे, या स्टेप 1 पर करेक्टराइजेशन का काम होगा, राइट। उसके बाद स्टेज 2 पर ऐसे होगा, ये स्टेजेस बतानी है, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ऐसे 5, 6, 7, 8 बुलेट्स में आपने बता देना अपना प्लान ऑफ वर्क। प्लान ऑफ वर्क जो है वो आपने जब लिखना है आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड के तीसरे पैरा में जो आपने बात की है, जो अप्रोच आपने मेंशन की कि हम ये अचीव करना चाहते हैं, क्या ये उसी को अचीव करने का प्लान है। क्योंकि समटाइम्स हम एग्जैजरेट कर जाते हैं प्लान में कि मैं ये भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा। तो रियलिस्टिक रहना, एग्जैजरेट नहीं करना। ओके, यहाँ पर आप कोशिश करें कि एक अच्छी सी स्कीमेटिक डायग्राम शो करें, आपके प्लान ऑफ वर्क जो शो करती हो स्टेप वाइज, और नीचे उसका बेहतरीन से फिगर लेजेंड ऐड करें। इट वुड बी वेरी नाइस इफ़ यू ऐड दैट फिगर एंड ट्राई टू यूज़ कोरल ड्रा टू ड्रा दैट फिगर, ताकि हाई रेजोल्यूशन फिगर हो और उससे प्रोफेसर को ये मैसेज जाएगा कि आप स्किल्ड हैं। यानी एक स्किल का आप चुपके से उसको मैसेज दे रहे हैं। सीवी में आप लिखते हैं कि मुझे ये चीज़ें आती हैं, मुझे माइक्रोसॉफ्ट आता है, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे फ़लानी चीज़ आती है। ये टाइम है सीवी में तो आपने लिखा है ना, क्लेम किया, यहाँ आपने परफॉर्म किया, आपने डेमोस्ट्रेट किया है तो उसको कि ये मुझे वाकई आता है। तो डायग्राम मस्ट है। तीसरी चीज़ है आपके ऑब्जेक्टिव्स। प्लान ऑफ वर्क के बाद आपने ऑब्जेक्टिव्स देने हैं। ऑब्जेक्टिव्स के 2 कंपोनेंट हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, जो इस प्रोजेक्ट के एंड पर स्पेसिफिकली 2-3 साल में आप अचीव करेंगे, वो हैं आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या शॉर्ट टर्म। दूसरे ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी आपने यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट के एंड पर जो इन्फॉर्मेशन, जो फाइंडिंग, जो प्रोसेस टेक्निक आप डेवलप करेंगे उसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी तो होगा ना, वो एक नई डायरेक्शन देगा रिसर्च में। तो वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी आपने इंक्लूड करना है कि इफ़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस it is expected to lead in this way or that way. Where do you see this idea after 10 years or 20 years, right? तो ये दोनों चीज़ें अगेन जो आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, आपका जो पीछे प्लान ऑफ वर्क है उसको एक दूसरे को रीइंफोर्स करना चाहिए कि वो जो चीज़ें आपने प्लान में कहा कि हमने ये अचीव करना है, क्या वो ऑब्जेक्टिव भी उसके अकॉर्डिंग हैं और रियलिस्टिक रहना है, आपने लंबी नहीं छोड़नी, क्योंकि प्रोफेशनली हो के चलना है चीज़ों पे। ओके, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपने जो प्लान किया है, जो मैं कह रहा था कि आपने अपने प्लान ऑफ वर्क में 3 ईयर्स में अपने माइंड में एक्सटेंड कर लेना, अभी आपने उसको एक टेबुलेटेड फॉर्म में देना। ये स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसको हम गैंट चार्ट बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि
3 ईयर, ईच ईयर हैज़ 12 मंथ्स। तो 12 मंथ्स की आपकी एक्टिव, पहले 2 मंथ में क्या होगा, तो लेफ़्ट जो आपका कॉलम है, जो इसमें आप देख रहे हैं, वहाँ पर आप एक्टिविटी लिखेंगे और आगे शो करेंगे कि वो एक्टिविटी जो है वो कितने % काम है, और आगे वो एक बार शो कर देते हैं ऐसे, जिस तरह फिगर में आप देख रहे हैं कि जी ये पहले 6 मंथ में, 3 मंथ्स में जो है वो अचीव होगा। तो ये एक टेम्पलेट सैम्पल है जो मैंने इंटरनेट से पिक किया। तो देयर आर मैनी अदर्स। तो आप इसको एक्सेल में भी बना सकते हैं, वर्ड में भी एक टेबल जनरेट इस तरह का किया जा सकता है, और कुछ ऑनलाइन टूल्स भी हैं, कोरल ड्रा में भी आप इसको ड्रा कर सकते हैं। लेकिन आपने ये देना है एक्टिविटी चार्ट, टाइम लाइन, स्केजुलिंग, फेजिंग, ये सारी चीज़ें जब हैं सबका रिस्पॉन्स यही है, गैंट चार्ट। इससे अगेन आपका जो प्रोफेसर है वो देखेगा कि आपको ना सिर्फ आपने ये आइडिया प्लान किया है, बल्कि आपने इसको ये भी देखा है कि ये डूएबल है कि नहीं ये इस टाइम में। तो इससे आपकी बहुत बड़ी ट्रिकी प्रैक्टिकल स्किल्स शो हो रही हैं कि आप इसको करने का पूरा आपको इदराक है आपको कि ये कैसे होगा, इतने मंथ में ये होगा। अब आपने जो लिखा है ना कि मैं पहले 3 मंथ में ये करूँगा, तो अगर वो जो चीज़ आपने लिखी है वो 1 हफ़्ते की हो, लेकिन आपने 3 मंथ में लिखी हो, या हो सकता है वो 1 साल में भी ना हो सकती और आपने लिखा हो कि मैं 3 मंथ में, तो अगर वो जो आपने शो किया है 3 मंथ में और वो वाकई उसके अकॉर्डिंग है, तो विन विन। आपने प्रोफेसर को बता दिया है कि आई नो द आइडिया, आई नो द प्रैक्टिकलिटीज़, मुझे पता ये कैसे होगा, राइट। तो इसलिए गैंट चार्ट इंक्लूड करना ज़रूरी है और इसको प्रोफेशनली बनाना है। ओके, रेफरेंसेस, लास्ट कंपोनेंट, जो पीछे आपने इंट्रोडक्शन में बैकग्राउंड में रेफरेंस साइट किए थे, मैंने कहा 15-20 से ज़्यादा ना हो। अब आपने उनको यहाँ रेफरेंस सेक्शन देना है। कोशिश करें कि कोई प्रोफेशनल टूल जैसे कोई बिब्लियोग्राफी मैनेजर होता है, मेंडले है, एंड नोट है, जो भी आपको आता है। वैसे फ्यूचर में मैं एक एंड नोट और ये जो प्रोजेक्ट है या जो थीसिस होता है उसकी फॉर्मेटिंग पर एक वीडियो अपलोड करूँगा। दैट विल हेल्प यू टू लर्न कि हम किस तरह से एक बेहतरीन फॉर्मेट कर सकते हैं, और जिन लोगों को एंड नोट चूज़ नहीं करना आता वो भी सीख पाएंगे। Okay, now you are done, but there is the last round. Recheck all of it. When you prepare a first draft of anything, you make mistakes. Everybody does make mistakes. So आपने केयरफुली लैंग्वेज को देखना है, कुछ चीज़ों को चेक करना है। उसके बाद जब आप देखें कि इससे सेटिस्फाइड हैं, और उसके बाद आपने इसको बेहतरीन तरीके से प्रोफेशनली फॉर्मेट करना है। जो सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं वो फॉर्मेट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। देखें, अगर आपके सामने एक फ़ाइल आती है तो आप क्या करेंगे कि आप इसको ज़रा देखें, तो ये कोई बंदा आपको आर्टिकल भेजता है या थीसिस या कोई भी चीज़, तो आपसे पूछता है इसको देखें ज़रा कैसा है, आप क्या करेंगे? आप उसका टाइटल देखेंगे, उसके बाद आप उसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, फ़ाइल को देखेंगे कि अगर कोई फिगर है, कोई टेबल है जो खूबसूरत है, अट्रैक्टिव है, तो आपकी नज़र उस पर ज़रूर रुकेगी। इसलिए वो चीज़ें, और अगर फॉर्मेट आपका अगली है, आई मीन चीज़ें इधर उधर गई हुई हैं और अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड नहीं है, तो वो उसको पढ़ने को दिल नहीं करेगा उस फाइल को। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी हो। तो फॉर्मेटिंग पे भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा लेटर। ओके, नाउ एवरीथिंग इज़ ओके। नाउ सेंड इट टू समवन टू रिव्यू इट फॉर यू। वो आपका सीनियर क्लासमेट हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप मास्टर के स्टूडेंट है तो लैब का पीएचडी स्टूडेंट हो सकता है, आपका सुपरवाइज़र हो सकता है जिसके साथ आपने एमएस किया है, या कोई और टीचर हो सकता है जिसका उस काम में एक्सपर्टीज़ हो, राइट पर्सन, राइट। तो उससे आपने इसको रिव्यू करवाना है। तो उसके बाद जो उनकी सजेशन हो, ओपिनियंस हो, क्योंकि हर बंदा चीज़ों को डिफरेंट तरह से देखता है, कुछ ना कुछ वो ज़रूर आपको बताएगा जिससे उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। तो वंस यू गेट द फीडबैक, revise your proposal accordingly, and now it is the time to send back it to the professor. अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, देर आर ब्राइट चांसेस दैट you can convince this professor, if not this one, maybe the next one, but success will be near. Best wishes, stay happy and keep spreading happiness.